हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो डीसी मशीन्स के पार्ट्स के मुतालिक है। पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बनावट और साख्त के लिहाज से डीसी मशीन डीसी जनरेटर और मोटर मदरजा झेल हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 यॉक और मैग्नेटिक फ्रेम। नंबर 2 पोल्स, कोर और पोल शू। नंबर 3 फील्ड कॉइल और पोल कॉइल। नंबर 4 आर्मेचर। नंबर 5 आर्मेचर वाइंडिंग। नंबर 6 कम्यूटेटर। नंबर 7 ब्रशेस और बेयरिंग्स। नंबर 8 इंटरपोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स। नंबर 9 साइड कोर्स और एंड हाउसिंग। नंबर 10 शाफ्ट। नंबर 11 रॉकर। अब हम वन बाय वन इनके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। यॉक क्या होता है, यॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मशीन का जो बैरूनी साकिन गोल ढांचा या बैरूनी फ्रेम होता है, यॉक या बॉडी कहलाता है। ये मशीन की बुनियाद की हैसियत रखता है। फील्ड पोल्स और इंटर पोल्स यॉक के साथ लगे होते हैं। इसके अलावा मशीन को सप्लाई फ्राहम करने के लिए यॉक पर टर्मिनल बॉक्स भी लगा होता है। मैग्नेटिक फ्रेम या यॉक मदरजा झेल दो काम सर अंजाम देता है। ये मुकम्मल मशीन के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवर के तौर पर काम करता है और मुकम्मल मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट या सहारा फ्राहम करता है। नंबर 2 पोल्स के ज़रिए पैदा होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को ये रास्ता फ्राहम करता है, यानी ये मैग्नेटिक सर्किट का एक हिस्सा होता है और इसकी मदद से पोलों के टुकड़ों के दरमियान मैग्नेटिक मैदान की तकमील भी होती है। छोटी मशीनों में जहां वज़न की निस्बत बचत ज़्यादा होती है या ज़्यादा अहम होती है, यॉक कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, मगर बड़ी मशीनों के यॉक कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। मशीन को उठाने के लिए हुक और मशीन के फीट वगैरह भी फ्रेम के साथ वेल्ड किए जाते हैं। डीसी मशीन के यॉक को आप देख भी सकते हैं। नंबर 2 पोल कोर्स और पोल शूज़। फील्ड पोल्स या यॉक के अंदरूनी तरफ फील्ड पोल लगाए जाते हैं। इनकी तादाद इवन में होती है। इनको यॉक के साथ ढाल कर भी बनाया जाता है और बाद दफ़ा इन्हें अलहदा बनाकर यॉक के साथ नट बोल्ट से लगा दिया जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। मुकम्मल फील्ड पोल ढले हुए लोहे के अलावा नरम और पथरीदार लोहे के भी बनाए जाते हैं। याद रहे कि पथरीदार या लेमिनेटेड पोल कोर्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह पोल फेसेस में पाए जाने वाले एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात या बाज़ दफ़ा पोल्स ठोस लोहे के बनाकर उनके अगले हिस्सों पर लेमिनेटेड लोहा नट बोल्ट कर दिया जाता है से लगा दिया जाता है। फील्ड मैग्नेट्स पोल कोर्स और पोल शूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। पोल शूज़ दो काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 1 ये एयर गैप में फ्लक्स को फैलाते हैं। इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया चूँकि ज़्यादा होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक पाथ की रिलक्टेंस या मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते की मुज़ाहमत को भी कम करते हैं। ये एक्साइटिंग कॉइल्स या फील्ड कॉइल्स को सहारा या सपोर्ट फ्राहम करते हैं। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। फील्ड कॉइल्स या पोल कॉइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फील्ड कॉइल्स या पोल कॉइल्स का कॉपर वायर या स्ट्रिप पर मुश्तमिल होते हैं। इन्हें पोल कोर की शक्ल और साइज़ के मुताबिक चुस्त पैमाइश करके बनाया जाता है। फील्ड कॉइल या एक्साइटिंग कॉइल को पोल कोर को ऊपर मजबूती से फिट किया होता है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है। जब करंट इन फील्ड कॉइल में से गुजरती है तो पोल्स बरकी मकनातीस बन जाते हैं। पोलों के मैग्नेटिक या बरकी मकनातीस बनते ही ज़रूरी फ्लक्स पैदा हो जाता है, जिससे रोटेशनल आर्मेचर करंट कंडक्टर कट करते हैं। याद रहे कि जैसी करंट का बहाव बंद होता है, पोलों की मैग्नेटिज़म ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज़म पोल्स या मैग्नेटिक पोल्स पर आम तौर पर दो तरह की फील्ड्स होती हैं, सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड। सीरीज़ फील्ड में गुजरने वाली करंट की मिकदार चूँकि ज़्यादा होती है, इसलिए ये मोटी तार के चंद टर्न से बनाई जाती है, जबकि शंट फील्ड गुजरने वाली करंट की मिकदार कम होने की वजह से इसको हम बारीक सी तार के ज़्यादा चक्रों से बनाई जाती है। फील्ड कॉइल्स पर अगर
कॉटन इंसुलेशन इस्तेमाल की गई हो तो कॉइल्स को वैक्यूम में खुश्क करते हैं। इसके बाद उनके खुश्क किए गए कॉइल्स को इंसुलेटिंग कंपाउंड के हमरा इंसुलेटिंग ऑयल में भिगोते हैं। ऑयल पर बनी हुई कॉटन की बैरूनी इंसुलेशन को टेप या रस्सी लपेटकर महफूज किया जाता है। बड़ी मशीनों में लेयर्स के दरमियान अमूमन एयर स्पेस छोड़ी जाती है ताकि कूलिंग का मकसद हासिल किया जा सके। मैग्नेटिक सर्किट के मुख्तलिफ हिस्सों को अगर आप देखें तो डायग्राम में आसानी से आप देख सकते हैं। पोल कोर्स के गिल्ड फील्ड कॉइल्स को चढ़ा दिया जाता है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है। हर पोल्स के कॉइलों को फील्ड सर्किट बनाने के लिए सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। फील्ड सर्किट बनाने के लिए आर्मेचर सर्किट को फील्ड के साथ सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब हम आते हैं आर्मेचर के ऊपर कि आर्मेचर क्या होता है। डीसी मशीन का फील्ड पोल के दरमियान गर्दिश करने वाला अंदरूनी बेलन नुमा हिस्सा आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर एक कोर पर मुश्तमिल होता है। आर्मेचर कोर सिलेंडर नुमा या ड्रम शक्ल की होती है और इसे अमूमन गोल लोहे या स्टील की बारीक पत्तियों या डिस्क से बनाया जाता है। इन बारीक और गोल पत्तियों की मोटाई तकरीबन 0.4 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक होती है। ये बात काबिल गौर है कि पत्तियों के दरमियान वार्निश या कागज़ रख कर उनको इंसुलेट किया जाता है ताकि पत्तियों को एक दूसरे से राब्ता ना रहे या इंसुलेटेड रहें। पत्तियों के अंदर झरियाँ होती हैं। जब पत्तियाँ बाहम मिलाई जाती हैं तो खाइयाँ सी बन जाती हैं, जिन्हें स्लॉट्स कहते हैं। इन स्लॉटों के अंदर इंसुलेटेड कॉइल डाले जाते हैं। आर्मेचर कोर पर आर्मेचर कंडक्टर्स या आर्मेचर कॉइल्स की वाइंडिंग की होती है। जब आर्मेचर घूमता है तो ये फील्ड मैग्नेट्स के मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है। इसके अलावा आर्मेचर कोर का सबसे अहम काम आर्मेचर में से गुजरने वाले फ्लक्स को एन पोल से एस पोल की तरफ जाने के लिए बहुत कम रिलक्टेंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के रास्ते में पाई जाने वाली मुज़ाहमत वाला रास्ता फराहम करना होता है। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का मकसद ईडी करंट की वजह से पैदा होने वाले लॉसेस को महदूद करना होता है। अगर आर्मेचर को बारीक पत्तियों की बजाय एक ही ठोस लोहे की बना दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस ठोस लोहे में इतनी ज़्यादा एडी करंट पैदा हो जाती है कि कोर पर की गई आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी। कोर को पत्रीदार बनाकर हर पत्री को दूसरी पत्री से इंसुलेट करके कोर में पैदा होने वाली ईडी करंट्स को महदूद कर दिया जाता है। पत्रियाँ जितनी बारीक होंगी, पत्रियों में पैदा होने वाली ईएमएफ को उतनी ही ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह करंट कम हो जाएगा और कोर में पाए जाने वाला I²R लॉसेस कम हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में बारीक साइज़ की पत्रियों की इनफरादी चौड़ाई क्योंकि बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत कम मकनातीसी खतूत को काटती हैं। इस तरह इन पत्रियों में बहुत कम करंट पैदा होती है और इस कारण कम करंट की वजह से आर्मेचर गर्म नहीं होता। अब हम आते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ। आर्मेचर की वाइंडिंग अमूमन फॉर्मर वाउंड होती है। इन्हें सबसे पहले ये फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल की सूरत में वाइंड किया जाता है। इसके बाद इन्हें कॉइल पुलर के ज़रिए मतलूबा शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। कॉइल के मुख्तलिफ कंडक्टर एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। कंडक्टर्स को आर्मेचर स्लॉट में रखा जाता है। किसी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल के ज़रिए कंडक्टर्स को स्लॉट्स में दबा दिया जाता है। स्लॉट में रखने से पहले आर्मेचर कंडक्टर्स के ऊपर इंसुलेशन भी चढ़ाई जाती है और सख्त लकड़ी या फाइबर वेजेस के ज़रिए इसकी हिफाजत भी की जाती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अब हम आते हैं कम्यूटेटर के बारे में कि कम्यूटेटर किसको कहते हैं। कम्यूटेटर एक ऐसा आला होता है जो आर्मेचर कंडक्टर में पैदा होने वाली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करता है। दूसरे अल्फाज में कम्यूटेटर बतौर रेक्टिफायर के काम करता है, यानी ये आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा शुदा AC को DC में तब्दील करके बैरूनी लोड सर्किट को फराहम करता है। कम्यूटेटर का काम आर्मेचर कंडक्टर्स की करंट को आसानी के साथ जमा करना होता है। ब्रशेज़ और बेरिंग्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ब्रशेज़ कम्यूटेटर पर लगे होते हैं, जिनका काम कम्यूटेटर से करंट हासिल करके बैरूनी सर्किट को फराहम करना होता है। यानी ब्रशेज़ बैरूनी सर्किट और आर्मेचर कॉइल के दरमियान स्लाइडिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाते हैं। ये आमतौर पर कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। इनकी शक्ल मुस्ततील नुमा ब्लॉक जैसी होती है या रेक्टेंगुलर होती है। बाज़ दफ़ा ब्रशेज़ कार्बन और कॉपर के मिक्सचर से तैयार किए जाते हैं। ब्रशेज़ को ब्रश होल्डर के ज़रिए स्प्रिंग प्रेशर 1 से 2 पाउंड फ़ी स्क्वायर इंच के तहत अपनी मतलूबा जगह पर रखा जाता है। ब्रशेज़ को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। होल्डर्स की बहुत सी अक़साम हैं, मगर बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर सबसे बेहतर हैं। ब्रश और ब्रश होल्डर्स के दरमियान एक फ्लेक्सिबल कॉपर केबल, जिसे पिगटेल कहते हैं, के ज़रिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाए जाते हैं।
ब्रशेज़ की तादाद का इन्हिसार कम्यूटेटर से हासिल की जाने वाली करंट की मिकदार पर होता है और ब्रश की किस्म का इन्हिसार कम्यूटेटर की रफ्तार और वर्किंग वोल्टेज पर होता है। ब्रश की किस्म का इन्हिसार कम्यूटेटर की रफ्तार और वर्किंग वोल्टेज पर होता है। ब्रश और ब्रश होल्डर्स को एक शक्ल में दिखाया गया है। एक स्प्रिंग ब्रश कम्यूटेटर की सतह के साथ दबा कर रखता है। स्प्रिंग के दबाव या तनाव को शक्ल में दिखाया गया एक छोटे से लीवर के ज़रिए कमोबेश किया जा सकता है। ब्रशेज़ को चूँकि कम्यूटेटर पर मुतवादिल चलना होता है, इसलिए कुछ अरसे के बाद ये घिस जाते हैं। ऐसी सूरत में इन्हें तब्दील कर दिया जाता है। ब्रशेज़ को कम्यूटेटर पर दबाव के साथ लगाने के लिए इन्हें अमूमन मखसूस खौलों में बंद करके इस्तेमाल किया जाता है। इनको ब्रश होल्डर्स या ब्रश रिंग्स कहते हैं। ये ब्रश रिंग मशीन के फ्रेम से इंसुलेट होते हैं। ब्रश हमेशा अच्छे कंडक्टर के होने चाहिए, नरम हो और उन पर घिसाव का अमल कम से कम होना चाहिए। अब हम आते हैं इंटरपोल या कम्यूटेटिंग पोल्स के बारे में। जदीद मशीनों में कम्यूटेशन के अमल को बेहतर करने के लिए मेन पोलों के दरमियान इजाफी पोल लगाए जाते हैं, जिन्हें इंटरपोल्स कहते हैं। मेन पोल्स की निस्बत इंटरपोल्स पर वाइंडिंग की चंद टर्न्स होती हैं, जिन्हें आर्मेचर के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है। इनकी पोलैरिटी गर्दिश की सिमत में आने वाले अगले मेन पोल के मुवाफिक होती है। जब आर्मेचर सर्किट में करंट बहती है तो इस वक्त इंटरपोल्स में फ्लक्स पैदा होता है। इंटरपोल्स पतरीदार भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। ये रॉट आयरन या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। उन्हें योक के साथ स्क्रूज के ज़रिए लगाया जाता है। अब हम आते हैं साइड कोर्स या एंड हाउसिंग की तरफ। फ्रेम के दोनों तरफ दो ढकने होते हैं, जिन्हें साइड कोर्स कहा जाता है। इन्हें मेन फ्रेम के सिरों के साथ जोड़ा जाता है। इनमें आर्मेचर्स को गर्दिश देने के लिए बेरिंग मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए आर्मेचर शाफ्ट गर्दिश करती है। शाफ्ट ठोस लोहे की लुट जो आर्मेचर के अंदर से गुजरती है। इसके सिरे साइड कोर्स में लगे होते हैं, बेरिंग में हरकत करते हैं, शाफ्ट कहलाती है। याद रहे कि शाफ्ट सारी आर्मेचर असेंबली को सहारा देती है। रॉकर अगर कार्बन ब्रशेस कम्यूटेटर के ऊपर अपने असली मुकाम पर ना लगे हों तो उनसे चिंगारियाँ निकलती हैं। रॉकर एक हैंडल होता है जिसकी मदद से ब्रशेस को आगे पीछे हरकत देकर इन चिंगारियों को ख़त्म किया जाता है। रॉकर सिर्फ बड़ी मशीनों में लगा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमने डीसी मशीन के पार्ट्स को डिस्कस